हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी भोरिया बिफोर यू। अगर आप मुझसे साइंस या बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पेज मीनाक्षी एट पॉइंट, और यूट्यूब पे जब आप कैपिटल MINAXI कैपिटल EDU टाइप करेंगे तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। देन हम बात कर रहे थे 11th क्लास की बायोलॉजी की, जिसमें हम दो पार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था हमने? जर्नल पढ़ा था। देन सेकंड में हमने सिस्टमेटिक्स किया था, टैक्सोनॉमी किया था, आइडेंटिफिकेशन किया था, नॉमेनक्लेचर किया था, और कुछ प्रीवियस ईयर के नीट एंड एम्स के क्वेश्चंस किए थे। अब हम आगे बात करते हैं। आगे क्या है? टेक्सोनोमिकल एड्स। टेक्सोनोमिकल एड्स क्या होती है? ये टेक्निक होती है, प्रोसीजर होते हैं जितने भी, और स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है। उन सबको यूज करके जब भी हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को या क्लासिफाई करते हैं तो वो क्या आता है? टेक्सोनोमिकल एड्स होती है। इसमें देखिए की है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। की के बाद आपका बोटेनिकल गार्डन हो गया, फिर जोलॉजिकल पार्क हो गया, देन हर्बेरिया हो गया, देन म्यूजियम हो गया। बोटेनिकल गार्डन नाम से ही आपको पता चल रहा है, बोटनी मतलब प्लांट्स। देन आता है जोलॉजिकल पार्क। जोलॉजिकल पार्क मतलब जहां पे आपके एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। हर्बेरिया आपके लिए कुछ नया है, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे आज वाली वीडियो में। म्यूजियम तो आपको पता ही है, डिफरेंट डिफरेंट म्यूजियम होते हैं, जैसे कि गन म्यूजियम होता है, पुरानी चीजों के हिस्टोरिकल म्यूजियम होते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब जो टेक्सोनोमिकल स्टडी है उसके लिए क्या किया जाता है? पहले कलेक्ट करेंगे हम चीजों को, चीजें कलेक्ट करने के बाद उसे प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व करने का भी एक स्पेसिफिक तरीका होता है। इसमें चाहे हमारे कोई प्लांट हो सकते हैं या एनिमल हो सकते हैं, उनको कलेक्ट करने के बाद, प्रिजर्व करने के बाद उनके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में जानते हैं। हैबिट से क्या मतलब है? देखिए, किसी को मीठा खाने की ज्यादा आदत होती है, किसी को नमकीन खाने की आदत होती है, किसी को चाइनीज खाना होता है, किसी को इटालियन खाना होता है। ये क्या? उनकी हैबिट है ऐसा खाने की, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो 2 लेग पे वॉक करता है। डॉग की बात करें तो वो 4 लेग पे वॉक करता है। तो ये क्या है? उसकी हैबिट है। अगर हम खाने की बात करें तो जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने माउथ से खाता है, जबकि बर्ड है वो अपनी बीक से खाते हैं। तो ये उनकी क्या है? हैबिट है। बायोलॉजी में हम इन चीजों को हैबिट में कैलकुलेट करते हैं। देन आता है हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके आसपास का एनवायरमेंट। आसपास का एनवायरमेंट कैसा, कैसे एनवायरमेंट में रह रहा है वो उसका क्या है? हैबिटेट। उसके आसपास के ऑर्गेनिज्म हो गए, उसके क्लाइमेट हो गया, या फिर जिसके साथ भी वो इंटरेक्शन में है वो उसका हैबिटेट है। फिर उसके ऑब्जर्व करते हैं ट्रेट, कि क्या ट्रेट है, कि वो लॉन्ग है, शॉर्ट है, कैसा कलर है, कैसा कलर नहीं है, ठीक है। ये सब क्या आएगा? टेक्सोनोमिकल एड्स में आएगा। अब टेक्सोनोमिकल एड्स में मैंने क्या बताया? आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने में क्या चीज हेल्प करती है? की हेल्प करती है। अब ठीक है, की कैसे हेल्प करती है? देखिए, किसी भी चीज को नेम और उसका प्लेस जानना है हमें, कि क्लासिफिकेशन में उसको कौन सा प्लेस कहाँ पे रखा गया है, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? की हेल्प लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये देखिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट कैंडीज नजर आ रही है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि एक तो ये बियर जैसी है, एक ये लॉलीपॉप है सर्कुलर वाली, दूसरी ये आपकी कोनिकल है, इधर आपकी ये हार्ट शेप है, ठीक है। आपको दिख रही है ये ऐसी है, लेकिन आपको पता नहीं है इनका नाम क्या है। इनका नाम जानने के लिए हम क्या करेंगे? की का यूज करेंगे। की में क्या करना है? हमने देखना है कि कैंडीज की क्लासिफिकेशन की देखते हैं हम। कैंडीज के लिए इधर दो बनाए हुए हैं, दो में डिवाइड किया हुआ है, या तो वो हार्ड है या फिर वो सॉफ्ट है, ठीक है। अब हार्ड है, इसको भी 2 में डिवाइड कर दिया गया, राउंड है या फिर नॉट राउंड है। अगर राउंड है तो उसे लॉलीपॉप नाम दे दिया गया, अगर नॉट राउंड है तो उसे कैंडी हार्ड नाम दे दिया गया। नॉट राउंड और हार्ड है तो मतलब कैंडी हार्ट है। अगर ये दूसरा है, हार्ड है और राउंड है, तो वो लॉलीपॉप है, ठीक है। दूसरी बात क्या थी? अगर सॉफ्ट है, सॉफ्ट में भी दो केस है, या तो वो ट्रेंगुलर है या फिर ट्रेंगुलर नहीं है। ट्रेंगुलर है तो उसे कैंडी कॉर्न बोला गया, सॉफ्ट और ट्रेंगुलर कैंडी कॉर्न हुआ। अब सॉफ्ट और जो ट्रेंगुलर नहीं है वो कौन सी है? गमी बियर है, ठीक है। अब इसको ट्रेडिशनल टेक्सोनोमिकल की कैसी है? अब ये तो स्पाइडर की बोलते हैं, इसे इसे बोलते हैं स्पाइडर की। अब ट्रेडिशनल के बारे में बोलेंगे। ट्रेडिशनल में देखो ये लिखा हुआ है, ये दोनों आपको 1A और 1B दिखाई दे रहा है। एक में लिखा है या तो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। अगर हार्ड है तो आप
नंबर 2 पे जाएंगे। नंबर 2 पे आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, या तो राउंड है या फिर नॉट राउंड है, इसमें से भी आप एक सिलेक्शन करेंगे। अगर राउंड है तो मतलब वो लॉलीपॉप है, अगर नॉट राउंड है तो वो कैंडी हर्ट है। अब दूसरी बात आती है कि अगर वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट है तो इसके आगे लिखा है गो टू 3, 3 पे जाएंगे। 3 पे जाएंगे तो आप दो चीज देख रहे हैं इधर, या तो वो ट्रायंगुलर है या फिर नॉट ट्रायंगुलर है। अगर ट्रायंगुलर है तो कैंडी कॉर्न है, अगर ट्रायंगुलर नहीं है तो आपकी गम्मी बियर है। ठीक है, इस तरीके से होगा। और जो हर एक स्टेप होता है, जो एक की बनाई उसमें हर एक स्टेटमेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं? लीड। लीड बोलते हैं। देखो कैसे याद रखेंगे, जैसे कि हम गेम खेलते हैं, गेम में जिसके रन ज्यादा हो, ठीक है, उसे बोलते हैं कि ये लीड पे चल रहा है। ठीक है, यही बोलते हैं ना जिसके पॉइंट ज्यादा हो कि ये लीड पे चल रहा है। तो हर एक स्टेप जो है, हर एक जो आगे वाली स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? लीड बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर्स दिए जाते हैं। ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर दिए जाते हैं जैसे कि डायकोटमिक टेबल बोलते हैं, जिसमें से हम एक को सिलेक्ट कर रहे थे। देखो एक को सिलेक्ट कर दिया था, एक को रिजेक्ट कर दिया था, इधर भी एक को सिलेक्ट कर दिया था, एक को रिजेक्ट कर दिया था। मतलब हर बार हम एक को सिलेक्ट करेंगे और एक को रिजेक्ट करते जाएंगे। देन आता है मैनुअल। मैनुअल क्या होती है? ये हैंडबुक होती है। ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है इनमें। ठीक है, ये हैंडबुक होती है जिसमें बहुत सारे कलेक्शन और आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिस को। जो स्पेसिस है, देखिए मैनुअल होती है, हमारी लैब मैनुअल होती है। ठीक है, अब हम कहीं पे मान लो स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो भी अपनी मैनुअल प्रोवाइड करते हैं हमें। ठीक है, उसमें उस चीज के बारे में डिटेल होती है। ठीक है, पर्टिकुलर इधर जो मैनुअल की बात कर रहे हैं हम, प्लांट की या एनिमल की, फ्लोरा या फोना। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट की तो वो होता है फ्लोरा, फ्लावर से फ्लोरा याद रखेंगे, दूसरा क्या है? फोना। ठीक है, अब पर्टिकुलर एरिया के बारे में किसी एक बुक में लिखा हुआ है कि वहां पे कितने टाइप की स्पीसीज हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे कलेक्ट किया है, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन होती है कि कैसे उसे प्राप्त किया जा सकता है, कहाँ जाके। तो वो सब क्या होता है? एक मैनुअल में मेंशन होता है। देखो ये पर्सन है क्या मैनुअल में ढूंढ रहा है, इसे जो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है फ्लोरा। फ्लोरा में क्या होता है? हैबिटेट। हैबिटेट मैंने क्या बताया कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट, देन उसका क्लाइमेट, कि कैसे कितने टेम्परेचर पे, किस क्लाइमेट में हो सकता है। कोई प्लांट विंटर में ग्रो कर रहा है, कोई समर में ग्रो कर रहा है, कोई ऑटम में ग्रो कर रहा है। देन सीजनल चेंज आते हैं। सीजनल चेंज भी यही है कि मान लो जो ऑटम आता है तो लीफ शेड कर जाती है, फिर दोबारा से ग्रो कर जाते हैं वो। ठीक है, जब सुटेबल एनवायरनमेंट आता है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कि किस एरिया में कौन सा प्लांट मिलता है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन कि इस वाले प्लांट की फ्लावर पे इतने सेपल्स हैं, इतने पेटल्स हैं, इसकी लीफ का अरेंजमेंट ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो और इंडेक्स भी होता है प्लांट्स का, पूरा इंडेक्स बना देंगे इनिशियली, फिर उसके बारे में अलग अलग से डिटेल दिया जाएगा। जैसे कि ये फ्लोरा एक इधर दिखा रखा है, ये आपको फ्रंट पेज है, और अंदर वाला एक पेज आपको इधर दिखा रखा है, इधर ये फ्लावर है। फ्लावर के बारे में, इस प्लांट के बारे में पूरी डिटेल आपको मिलेगी। ठीक है, इसकी इमेज हो गई, इसके बारे में इसका जो भी हमने डिस्कस किया, हैबिट है, क्लाइमेट है, सीजनल चेंज की वजह से जो भी इफेक्ट आते हैं इस पे, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्क्रिप्शन सब इधर दिया होगा। ठीक है, अब आती है मोनोग्राफी। मोनो से क्या मतलब है? देखिए जब भी आप मोनो देखेंगे तो क्या समझेंगे? एक चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक चीज के बारे में बात हो रही है, इसमें है ना हमें एक चीज के बारे में बताया जाएगा। किसी भी टैक्सोन के बारे में, या तो वो फैमिली हो सकती है, या जीनस हो सकता है, या स्पीसीज हो सकती है, मतलब किसी भी एक टैक्सोन के बारे में जब बताया जा रहा है वो क्या है? आपका मोनोग्राफ। ठीक है, अब आती है कैटालॉग। कैटालॉग क्या होता है? देखिए हम कहीं भी ड्रेस लेने जाते हैं, या फिर शूज लेने जा रहे हैं, या फिर पेंट खरीदने जा रहे हैं, तो वो हमें क्या देता है? पहले कैटलॉग देते हैं कि भैया आप इसमें से सिलेक्ट करो, फिर हम आपको वही सैंपल दिखा देंगे। क्योंकि उनकी जो है, उन्हें दिखाना, हर इंडिविजुअल को एक एक चीज दिखाते रहेंगे, उनका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। उस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं कि एक कैटलॉग बना दिया। कैटलॉग बनाने से हमारा इजी हो जाता है किसी भी काम को करना। ठीक है, कस्टमर क्या करेगा? सिलेक्ट कर लेगा, हमें ये पसंद है, उसके फीचर भी यहाँ पे लिखे होते हैं सारे कि इसमें ये क्वालिटी है, ऐसे कलर अवेलेबल है। तो उस तरीके से इजी हो जाता है सिलेक्ट करना। तो कैटलॉग अगर हम यहाँ पे बात करें, बायो में बात करें, तो इसमें क्या करते हैं? अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया जाता है, रजिस्टर कर दी जाती है स्पीसीज कि ये स्पीसीज है, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, उसका पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पे है उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। ये टेक्सोनॉमिकल एड्स है। अगर किसी चीज के बारे में
आपको बुक में ही मिल रहा है, आप फिर उसको आइडेंटिफाई कर जाएंगे ना। अपने आप बुक को पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग में इमेज बना लेते हैं, ये ब्लू कलर की है और इसकी स्लीव्स है इतनी लंबी है और इसकी जो हाइट है इतनी लंबी है। कपड़ा खरीदने गया तो हम यही देखते हैं ना, उसका टेक्सचर भी लिखा होता है कि इस वाले क्लॉथ में है ये। तो ऐसे ही जो कैटलॉग है वो आपका होता है बॉटनी के लिए या फिर जूलॉजी के लिए, जिसमें आपके स्पीसीज के बारे में डिस्क्रिप्शन रहता है। ऐसे ही जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं वहां पे भी आपको कैटलॉग मिलते हैं। कैटलॉग में क्या होता है कि राइटर के नेम लिखे होते हैं, बुक्स के नेम लिखे होते हैं, उसके बेसिस पे हम उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं कि ये बुक यहाँ पे मिलेगी। डायरेक्ट हम वहीं पे नंबर देखते हैं कि हाँ ये चीज यहाँ पे रखी हुई है। तो वही हो रहा है, कैटलॉग यहाँ पे अल्फाबेटिकली लिस्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या देखते हैं, हर्बेरिया। हर्बेरियम, जो हर्बेरिया आपके लिए न्यू है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में जान लेंगे। हर्बेरिया में क्या होता है कि कोई भी प्लांट को हम कलेक्ट करेंगे, उसको इस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा कि उसका प्लांट है, उसका फ्लावर भी आ जाए, उसके लीव्स भी आ जाए, उसके फ्रूट भी आ जाए और स्टेम भी आ जाए। फ्रूट, ये जो लीव्स है, ऐसा नहीं है कि बस एक लीफ ले ली और काम चल जाएगा, उसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि उससे ये पता चल जाए कि लीव्स का अरेंजमेंट एक्चुअल में है कैसे। जैसे कि ये दिखा रखा है, यहाँ से ये ऐसे डिवाइड कर रही है दो में, ठीक है। इसके बाद फर्दर देखिए, इधर ये दो में डिवाइड कर रही है, फिर ये आगे था, फिर आगे आपको देखोगे दो में डिवाइड कर रही है। इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होता है इसमें, तो इसमें पता चल जाता देख के। इसमें क्या करेंगे, ये रिपोजिटरी होती है कि इन फ्यूचर जब भी हमें किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में देखना है, किसी स्पीसीज के बारे में देखना है, तो हम देख सकते हैं। या फिर हमें कोई और मिल जाती है, न्यू स्पीसीज मिलती है, उसे कलेक्ट करके हम मैच करते हैं प्रीवियस जो हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पे हम नेमिंग भी करते हैं उनकी। ठीक है, तो इसमें प्रोसीजर क्या है मैं बता रही हूँ अभी आपको, लेकिन उससे पहले आप एक चीज जान लीजिए। जो लार्जेस्ट हर्बेरियम है वो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, जो कि क्यू में है, लंदन। लंदन और क्यू, लंदन के अंदर क्यू है, उधर इधर क्या है, 7 मिलियन स्पीसीज को रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, 7 मिलियन स्पीसीज को रिकॉर्ड किया गया। ये ड्राई होते हैं, ये ड्राई होते हैं और एक सीट पे पेस्ट कर दिए जाते हैं ताकि वो खराब ना हो लॉन्ग टाइम तक। देखिए वेट चीजें जल्दी खराब हो जाती है, तो उसको बचाने के लिए कि वो खराब ना हो, ऐसा हम कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अगर इंडिया के लार्जेस्ट हर्बेरिया की बात करें तो सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया सिरपुर कोलकाता में है, जिसमें कि 2 मिलियन स्पीसीज हैं आपकी। ठीक है, ये लार्जेस्ट वाले याद रखेंगे, रॉयल बोटेनिकल गार्डन हो गया आपका या फिर सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हो गया सिरपुर में। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट, आपके एम्स में जनरली इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि किस लिए हम हर्बेरिया को यूज कर रहे हैं। इसमें क्या है, प्लांट की स्पीसीज हुई, वो रेफरेंस के लिए यूज की जाती है। देखा मैंने बताया ना आपको, जैसे कि न्यू स्पीसीज मिल गई या फिर कोई प्लांट हमें ऐसा मिला जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें पता है, तो हम उस सर्बेरिया की हेल्प लेते हैं उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए कि इससे रिलेटेड और कौन कौन से प्लांट है जिसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज है। अब इनको आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे, इनका लोकेशन के बारे में भी जानना हो तो वो भी उधर मेंशन होता है हर्बेरिया में। और इन स्पेसिमेन की पूरी आइडेंटिफाई करना, उनके बारे में जानना, ये सब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। देन इक्विपमेंट, क्या क्या यूज करते हैं हम, हर्बेरिया प्रेस यूज करते हैं कि जिससे इसे ड्राई करा जाए। वेस्कुलम यूज करते हैं, देखिए ये वेस्कुलम होता है, इसमें हम प्लांट को जब तोड़ते हैं, ठीक है, उसको तोड़ने के बाद रखते हैं ताकि वो डैमेज ना हो, जब तक हम घर पे लेके आ रहे हैं वो खराब ना हो जाए। सीजर यूज करते हैं, शार्प नाइफ यूज करते हैं, जैसे कि उसे कटिंग में हेल्प मिलती है। फोर्सेप यूज करते हैं, कुछ जैसे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही छोटे प्लांट आपको नजर आएंगे, एक्चुअल में कई बार तो हमें वो नेकेड आई से नजर भी नहीं आते, तो उसके लिए हम लेंस भी यूज करते हैं। और अपनी एक डायरी लेते हैं जिसमें कि हम रिकॉर्ड करते हैं कि हमने ये प्लांट यहाँ से लिया, इस डेट को लिया है, और ऐसा ऐसा कुछ नजर आता, हम अपने तरीके से उसमें मेंशन कर लेते ताकि हम उसे बाद में हर्बेरिया फाइल में नोट डाउन कर सके। देन इसमें क्या है, हमने कलेक्ट किया और उसे प्रेस कर दिया, स्पेसिमेन को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसको प्रेस करेंगे, ड्राई करेंगे। स्पेसिमेन को ड्राई करने के प्रॉपर तरीके होते हैं, या तो हर्बेरिया प्रेस यूज करते हैं, उसे भी एकदम से ऐसे नहीं है प्रेस करके और उसे एकदम से ड्राई कर दिया, धीरे धीरे ड्राई किया जाता है। या फिर एक बहुत ही इजी तरीका होता है, हम पेपर लेते हैं, एक तो स्पेसिफिक पेपर आते हैं इनके, दूसरा होता है कि आपके जो ये न्यूज़पेपर है
उसमें करेंगे। देखिए जब आप बीएससी कर रहे होंगे आप अपनी, या फिर एमएससी में भी अगर आप बॉटनी से करते हैं, तो उधर भी आपको हर्बेरियम फाइल तैयार करनी पड़ती है। हर्बेरियम में क्या करेंगे आप, जो जो आपके ये न्यूज़पेपर होते हैं उसमें उस प्लांट को इस तरीके से रखते हैं कि ये सीधी रहे, जो लीव्स हैं फ्लावर्स हैं इनके सीधे रहे, और कुछ लीफ का अरेंजमेंट जो लीफ है उल्टी कर दी जाती है ताकि उसकी वेनिशन भी देख सके, अपर पार्ट भी दिख सके, लोअर पार्ट भी दिख सके, उसकी हर एक चीज को अच्छे से करेंगे। देखिए ये लीव्स है, आपको सभी खुली हुई नजर आ रही होंगी, ठीक है। जैसे ये एक मोड़ रखी है, इससे क्या पता चल रहा है कि बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, जो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। मान लो ये लीफ है, ये इसको फोल्ड करेंगे तो ये इक्वल एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि इसकी बायलेटरल सिमेट्री है लीव्स की, ठीक है। इस तरीके से इसको ड्राई किया जाता है कि उसकी कंप्लीट स्टडी की जा सके। उसके वेनेशन है लीव्स की, फ्लावर है तो फ्लावर को इस तरीके से करेंगे कि फ्लावर की सेपल पेटल इजिली विजिबल हो पाए। अब उसको न्यूज़पेपर को रेगुलर बेसिस पे चेंज किया जाता है, 2-2 3-3 दिन में, जब तक वो कंप्लीट ड्राई नहीं हो जाता। ड्राई होने के बाद हम क्या करेंगे, उसे सीट पे चिपकाएंगे। ये हर्बेरिया सीट है, इस पे पेस्ट करेंगे, किससे, गम के साथ, ठीक है। और फिर लेबल कर दिया जाएगा, यहाँ पे कॉर्नर में फिर लेबल कर दिया जाता है इसका सीरियल नंबर। देखिए हर एक चीज का एक सीरियल नंबर होता है, कोई भी सिस्टम हुआ, कोई भी डायरी हुई, उसमें आपको एक डायरी नंबर दिया जाएगा, या फिर आपको अरेंज करने के लिए यहाँ पे हर्बेरियम में सीरियल नंबर दिया जाता है कि इस सीरियल नंबर पे हमने ये प्लांट रख रखा। अगर हमें किसी चीज का सीरियल नंबर पता है तो वहां से हम उसकी कंप्लीट डिटेल निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका बोटेनिकल नेम होगा, उसकी फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या, लोकल एरिया में जहां से वो कलेक्ट किया गया उसे वहां पे क्या बोलते हैं। देन आपका प्लेस की कौन से स्टेट से, कौन सी जगह से वो कलेक्ट किया है, हैबिट क्या है उनकी, उसके डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, प्लेस ऑफ कलेक्शन का क्या है, ठीक है। देन किसने कलेक्ट किया उसको, वो भी वहां पे लिखा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि इसे किस तरीके से अरेंज किया जाएगा। बैंथन एंड हुकर जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी, बैंथन एंड हुकर की क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या था, जो भी सीडेड प्लांट थे उसमें मोनोकोट हो गए, आपके मोनोकोट हो गए, डाइकोट हो गए और जिम्नोस्पर्म हो गए, उनको अलग से क्लासिफाई किया था और इनका फर्दर फिर से क्लासिफिकेशन किया था। उनके क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इनको अरेंज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हमने पेस्ट कर दिया, उसको ड्राई करने के बाद, उसके बाद भी तो चांस है कि कोई ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आके उसको खराब कर दे, है ना। देखिए जैसे कि हम अपना जो है अपना फूड है उसको स्टोर कर ले, उसमें एक डिफरेंट जो क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोल सकते हैं, आके लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या बोले, जैसे गेहूं में बोलते कि घुन लग गए, घुन क्या है, वो उसको खा जाते हैं। अब उससे बचने के लिए हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं। और गेहूं की बात करें, सुलसियां लग जाती है उसपे, ग्राम पे घुन लगते हैं और गेहूं पे सुलसियां लगती है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, जिस केमिकल जिसे बोलते हैं केमिकल्स यूज करते हैं ताकि वो खराब ना हो। ऐसे जो स्टोर हाउस होते हैं वहां पे भी डिफरेंट केमिकल्स यूज किए जाते हैं ताकि जो फूड कंटेंट है उसे काफी लॉन्ग टाइम तक हम प्रिजर्व रख सके और उसे ऑर्गेनिज्म आके डिस्ट्रॉय ना करे। तो इसी प्रकार जो ये हर्बेरियम फाइल है उसको भी तो आके ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूमिंग करते हैं, स्टेबल इंसेक्टिसाइड, जो इंसेक्ट उसके आके ना खाएं, उस इंसेक्ट के लिए हम वहां पे फ्यूमिगेशन कर देते हैं। उसमें डीडीटी यूज कर सकते हैं, फिनाइल क्लोरोफिनेट यूज कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोरेट यूज कर सकते हैं। इनको स्पेसिमेन पे स्प्रे कर दिया जाता है, या फिर नेफ्थलीन बोल। देखिए हम घर में जब कपड़े एक जगह रखते हैं, गर्मी के या सर्दी के जो हम यूज नहीं कर रहे होते, वहां पे हम क्या डाल देते हैं, ये क्या होती है, कपूर, नेफ्थलीन जो बॉल होती है हमारी, वो डाल देते हैं ताकि वहां पे आके इंसेक्ट है उन्हें डिस्टर्ब ना करे, उन्हें ना काटे, होता है ना घर में यूजुअली। तो ऐसा ही इनको प्रिजर्व करने के लिए नेफ्थलीन बोल भी रखी जा सकती है, या फिर ये केमिकल्स कार्बन टेट्राक्लोरेट हो गया, आपका फिनाइल क्लोरोफिनेट हो गया, डीडीटी हो गया, ये यूज किए जा सकते हैं। अब ये केमिकल आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि हर्बेरियम फाइल को प्रिजर्व करने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए हम कौन से केमिकल यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे,
या तो हो सकता है ये तीनों चारों दे दिए जाए और बोल दिया जाए कि इसमें से कौन सा यूज नहीं किया जा सकता, या फिर बोल सकते हैं कि कौन सा यूज किया जा सकता है। अब देखिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन की बात करें तो नीट का 2018 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें बोला गया हर्बेरियम, की, म्यूजियम एंड कैटलॉग। देखिए हर्बेरियम मैंने आपको अच्छे से बताया, की भी मैंने आपको अच्छे से बताई, कैटलॉग भी मैंने आपको अच्छे से बताया। अब आपको म्यूजियम के बारे में इतना नहीं पता है। देखिए जब आप पेपर देने जाते हैं तो सारी चीजें आपको नहीं मिलती वहां पे अवेलेबल जो हमने पढ़ी है, कुछ ना कुछ तो ऐसा अलग से आपको मिलेगा जो आपने नहीं पढ़ा होता, और फिर आप क्या बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ गया। देखिए कभी भी 100% पेपर ऐसा सेट नहीं किया जा सकता कि जो बच्चे कंप्लीट अटेम्प्ट कर ले। अब इसी में नॉलेज का टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आपको म्यूजियम के बारे में नहीं पता, यहाँ पे अभी तक मैंने आपको म्यूजियम के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन आपको तीन चीज तो पता है। अगर तीन चीज को आप आइडेंटिफाई कर लेते तो फोर्थ का आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या है। इधर हमने मैच करना। देखिए हर्बेरियम के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये ड्राई कर रहा जाता है स्पेसिमेन को और फिर उसे पेस्ट कर दिया जाता है सीट पे, ऐसा ही पढ़ा ना। तो ऐसा हम ढूंढेंगे यहाँ पे। देखिए फर्स्ट है इट इज अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल, कि कलेक्ट किया गया प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल को। दूसरे क्या गया है, एक लिस्ट है जिसमें कि मेथड होते हैं स्पेसिमेन फाउंड करने के लिए, वहां पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी होता है और आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए एड है, ठीक है। दूसरा बोला गया इट इज अ प्लेस वेयर ड्राई एंड प्रेस्ड स्पेसिमेन आर माउंटेड। देखो ड्राई एंड प्रेस स्पेसिमेन कहाँ माउंट किए थे, हर्बेरियम में। तो हमें पता चल गया कि ए का 3 होना चाहिए। जैसे ही हमें पता चला ए का 3 होना चाहिए, हम ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे देखेंगे कि ए का 3 किस किस में है, इस वाले में है और इस वाले में है। आधी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। देखिए टाइम भी बचाना, टाइम बचाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दो ऑप्शन तो हमने देखने ही नहीं है, अब दो को चूज करना है। दो में से हम देखेंगे कि इधर आप देख रहे हैं बी में, देखिए सी भी आपका सेम है, तो सी आपका सेम है, ये तो प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ही सॉल्व होगी। म्यूजियम के बारे में तो आपको जानना ही नहीं है। बी सी के लिए आपका 1 ऑप्शन दिया हुआ है, तो मतलब ये आ जाएगा सी आपका, ठीक है। तो इसके बारे में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और दो चीजें आपको पता ही था। अब इसके बारे में की देखेंगे, की क्या होती है। की में हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक को इलेमिनेट करते हैं और एक को सिलेक्ट करते हैं, ऐसे ही कुछ करते हैं ना। और दूसरे है कैटलॉग। कैटलॉग मैंने क्या बताया था, एक बुक होती है जिसके अंदर आपको दिखाया गया होता है सैंपल्स, ये सैंपल और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। ऐसा ही था ना कि नहीं था। तो हमें पता चला कि जो हमें नहीं पता उसको थोड़ा सा साइड में रख के जो चीजें पता है उनके बेसिस पे हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की ट्राई करेंगे। ऐसा देख ले कि आपको ये तो चीज पता ही नहीं, हमने तो पढ़ी नहीं, ऐसा देख के पैनिक बिल्कुल नहीं होना है आपने, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब आगे देखिए कुछ मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। कुछ नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनके बारे में आपको याद करना है। क्योंकि देखिए ये एम्स जो होता है ना आपका, ये थोड़ा बोलते हैं कि डिफिकल्ट पेपर बनाता है। डिफिकल्ट कुछ नहीं बनाता, ये सिलेबस से थोड़ा सा हट के बना देता है। कुछ चीजें जो आपको जीके की पता होनी चाहिए वो डाल देता है, लेकिन हम जीके पे ध्यान ही नहीं देते क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही हमें ऐसा लगता है कि यही कवर नहीं हो रहा, तो इसलिए बच्चों को वो मुश्किल लगता है। तो उसके लिए देखिए मैंने आपको ये लिस्ट दी है, एक कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इतने ज्यादा नहीं है, उस पर भी आप नजर जरूर डालेंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने मार्क किया हुआ काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में, आपसे पूछ लिया जाएगा ये पार्क कहाँ पे है और ये किसके लिए फेमस है, वन और राइनो के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पे गौर हो गया, एलिफेंट हो गया, लियोपार्ड होगा, वाइल्ड बफेलो होगी, ये मेनली होते हैं जिनके लिए इसे रिजर्व किया गया है कि इनको बचाने के लिए यहाँ पे ये पार्क बनाया गया। देन सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी कहाँ है, आसाम में है। फिर गौतम बुद्ध सेंचुरी है, ये बिहार में, यहाँ पे भी आपका टाइगर हुआ, जो बार्किंग डियर है इंडियन का, वो हो गया, इनको प्रिजर्व किया जाता है। देन फिर आपका गिर फॉरेस्ट, ये बहुत फेमस है। देखिए इंडिया का बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इंडिया का फर्स्ट बिगेस्ट, फर्स्ट तो नहीं है लेकिन बिगेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसमें गिर जो टाइगर थे उनके लिए इसको रिजर्व किया गया था, उनके बचाने के लिए हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उनका पूरा ध्यान रखा जाता है कि उनकी स्पेसिस
ग्रो कर सके, उनको एज सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। देन हम आगे बात करें, आगे में इधर आपका ये है बांदीपुर नेशनल पार्क। ये कहाँ पे आपका कर्नाटका में, ये आपका याद करने के लिए है। एलिफेंट, टाइगर, पैंथर हो गया आपका, डियर हो गया, बर्ड्स हो गए, यहाँ पे इनको रिजर्व किया जाता है। ठीक है, और भी आप पढ़ेंगे जो ये बाकी दिए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं। ये पंचमरी नेशनल सेंचुरी हो गई, ये कहाँ पे हो गया आपका, मध्य प्रदेश में हुआ। गांधी सागर सेंचुरी हो गई, ये भी मध्य प्रदेश में हुआ आपका। सिमलीपाल सेंचुरी हो गई, ये ओडिशा में हुआ। इसको थोड़ा याद करेंगे, सिमलीपाल ओडिशा में है, ठीक है। गाना बर्ड सेंचुरी है, ये आपकी राजस्थान में है। कंचनजंगा है जो नेशनल पार्क, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा काफी बार पूछ लिया जाता है, ये कहाँ है आपका, सिक्किम में है। यहाँ पे स्नो लियोपार्ड, मस्क डियर, हिमालयन जो बियर होते हैं आपके, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम रिजर्व किया जाता है। देन कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट के नाम से भी आपका ऑप्शन आ जाता है। इनको जिम कॉर्बेट के नाम से नॉमिनेट कर दिया गया था। ये उत्तराखंड में है। यहाँ पे टाइगर, लायन जो है आपके, लियोपार्ड जिसे बोलते हैं, एलिफेंट हो गए, सांभर हो गए, इनको मतलब क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। देन आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन जो मैंने आपको बताई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे आपका, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आप आगे चलेंगे तो बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या होते हैं आपको नहीं पता होगा, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में पक्का से इसे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप कुछ नाम याद कर लीजिए। ये आज मैं लिस्ट आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप याद कर ले इनको, ठीक है, ताकि आप अब आपको आगे पूछा जाए तो उससे रिलेटेड आपको याद मिले, ठीक है। चीजों को साथ साथ याद करते चलेंगे। जितना आप ये सोचेंगे ना चलो लास्ट में याद करेंगे भाई, इसको तो भूल जाएंगे एग्जाम तक, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना। जितना याद कर सको मैक्सिमम याद करो, ठीक है, ताकि आपको लास्ट में रिवाइज ही करना पड़े बस। देन इधर जो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आसाम में है, ठीक है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी छोड़ सकते हैं आप। इसकी स्टेट याद करेंगे और इनके नेम याद करेंगे। मानस कहाँ है, आसाम में हो गया आपका। ग्रेट निकोबार याद कर सकते हैं, लेकिन ये आपको जनरली पूछेंगे नहीं, क्योंकि देखिए निकोबार अंडमान निकोबार में ही है, तो ये बहुत इजी हो जाता है, तो ऐसे पूछे नहीं जाते, वैसे इंपॉर्टेंट है। ग्रेट रैन ऑफ कच्छ है, ये आपका गुजरात में है, ठीक है। देन आपका कॉल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। देन आपका पचमारी हो गया, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब फिर हम आगे चलते हैं तो आप देखेंगे इधर आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल। सिमलीपाल उधर भी हमने पढ़ा था, जो कि ओडिशा में है। देन कंचनजंगा हो गया आपका सिक्किम में है, अभी हमने पढ़ा था। नीलगिरी हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में है, ठीक है। अब आती है गल्फ ऑफ मैनार। गल्फ ऑफ मैनार कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी, देखिए ये यूनेस्को के हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है बेसिकली। देन ये आपका नंदा देवी है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड के बाद सुंदरबन है आपका, वेस्ट बंगाल में है। पाना हो गया आपका, मध्य प्रदेश में हो गया, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब आगे बात करें तो आगे में क्या है आपके, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या, जैसे हमने रिजर्व किया, उनको रिजर्व किया ताकि उनको स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जा सके, और वो अपनी जो स्पीसीज है उनको फ्लोरिश कर सके, उनको बढ़ा सके, ठीक है। उनको कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इंडिया में। तो ये देखिए 1970 में दिया गया है, हैंगुल का प्रोजेक्ट है। देन ये गिर जो प्रोजेक्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एम्स में एक बार पूछा भी गया है 1972 में। जैसे ये ईयर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके एम्स में ही आते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको ये याद नहीं होते, आप ध्यान भी नहीं देते हैं, सोचे चलो एक ही तो है, छोड़ो इसे क्या पढ़ेंगे। लेकिन एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। जो 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है ना एम्स में, वो भी बहुत आपकी रैंक को अप एंड डाउन करती है। ऐसे ही आपकी नीट में भी जो 1 मार्क डिडक्ट होता है नेगेटिव मार्किंग पे, उसी की वजह से सिलेक्शन हो भी सकता है और सिलेक्शन रुक भी सकता है। तो आप एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस को समझिए। देन आपका ओलिविया रिडल टर्टल है, ये 1975 में आया। ये प्रोजेक्ट हैं सारे, ठीक है, जिसमें कंजर्वेशन के बारे में बात की गई थी। देन आपका राइनो वाला प्रोजेक्ट है, ये 1987 में आया। देन रेड पांडा वाला प्रोजेक्ट है 1996 में आया। सी टर्टल वाला है 1999 में आया। देन आपका स्नो लियोपार्ड है, ये आपका 2009 में आया। तो ये आपके इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, बाकी भी आप पढ़ लेंगे, 2-4 आपके रहते हैं। और
हमने क्या पढ़ा, नेशनल पार्क हुए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुई, वो हमने पढ़ा है। इन चीजों को याद रखेंगे, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है उसको पैटर्न पे हमने डिसाइड करना है कि हमने पढ़ना कैसे है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पे डालिए, हाँ मैं आपके डाउट उधर क्लियर करूंगी, ठीक है। या फिर हो आपको उधर भी क्लियर नहीं हो पाता तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे इतना मुश्किल तो कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी, हमारी बायोस्फीयर रिजर्व को लेके, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है उधर, बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, ये सब उसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।